बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब देखने वाले एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि बारिक वसल्लम वसल्लु अलैहि। अस्सलाम वालेकुम, एडवोकेट मोहम्मद आसिफ असलम और आप देख रहे हैं लॉ एजुकेशनल एकेडमी चैनल। हमने लॉ गेट की जो सीरीज़ शुरू की हुई है और हम CPC की जो डेफिनेशन क्लास थी उसको पढ़ चुके। आज हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 3 से सेक्शन 12 तक। सेक्शन 3 में ये कहा गया कि हाई कोर्ट के ताबे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ताबे क्या होती है, नीचे वाली तमाम कोर्टें, चाहे वो समाल काजिज कोर्ट हों या कोई भी कोर्टें हों, मगर वो सिविल कोर्ट होना ज़रूरी हैं, वो सारी की सारी कोर्टें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ताबे होती हैं। तो देखो, हाई कोर्ट के ताबे क्या है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ज़िली कोर्ट, और ज़िली कोर्ट के ताबे क्या है, नीचे वाली तमाम की तमाम अदालतें जो समाल काजिज कोर्ट भी हो सकती हैं या कोई भी सिविल कोर्ट हो सकती है, वो सारी की सारी किस किताबें हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के। अब लॉ गेट में आपको उलझा कर पूछेगा, आपसे ये कहेगा कि हाई कोर्ट के ताबे सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हाई कोर्ट के ताबे वो कोर्टें नहीं है जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ताबे आती हैं। आप कहेंगे नहीं, हाई कोर्ट के ताबे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो है ही है, हाई कोर्ट के ताबे वो कोर्ट भी हैं कि जो ज़िली कोर्ट में आती है। एक दादे के ताबे उसका बेटा तो है ही है, मगर उस दादे के ताबे उस बेटे के बेटे भी ताबे होते हैं। तो ठीक है, तो यानी दादा क्या है, हाई कोर्ट, और बेटा क्या है, ज़िली कोर्ट, और बेटे के बेटे क्या हैं, जो निचली वाली अदालत हैं। तो दादे के ताबे बाप भी है और बाप की औलाद भी दादे के ताबे। तो हाई कोर्ट के ताबे ज़िली कोर्ट भी है और ज़िली कोर्ट के नीचे आने वाली तमाम कोर्टें उसके ताबे होती हैं। मगर यहाँ पे एक लफ्ज़ याद रखना, लफ्ज़ सिविल लिखा होना ज़रूरी है। आप जब लॉ गेट का पेपर हल कर रहे हो तो आप हर मर्तबा ये देखा करें मैं कौन सा पोर्शन हल कर रहा हूँ। अगर CPC हल कर रहे हो तो यहाँ पे सिविल कोर्ट लिखा होना ज़रूरी है। अगर वो कहते हैं क्रिमिनल कोर्ट उसके ताबे हैं, पूरा सवाल गलत हो जाएगा। इसी तरीके से आप CRPC का हल कर रहे हो और वहाँ पे लिखा हो कि सिविल कोर्ट उसके ताबे है, तो सवाल गलत। जो किताब जैसा देश वैसा भेष होता है, तो जो किताब पढ़ रहे वही वाली कोर्ट ताबे होती है, आपने उसी की बात करनी है। अब हम इसका तर्जमा देखते हैं। तर्जमे में फिर मैं आपको वही पिछली वाली बात बता रहा हूँ, एक लफ्ज़ के कई मतलब होते हैं भाई। हम आपको सिर्फ वही वाला मतलब बताएंगे कि जो उस वक्त उस लैंड के उस लफ्ज़ पे ठीक बैठता होगा, और जो मैं आपको तर्जमा बा मुहावरा बताऊंगा या आपको समझाने के लिए कहूँगा, मैं वो वाले लफ्ज़ बोल लूँगा जो आपको सही तरीके से समझ आ जाए। मैं यहाँ पे कंपटीशन लगाने के लिए नहीं बैठा कि मैं हूँ बहू वैसा तर्जमा करूँगा, नहीं। जो वो लफ्ज़ बोल लूँगा जिसकी वजह से आपको सही समझ आ जाए, तो मैं तर्जमे में वो वाले लफ्ज़ बोल लूँगा। सबऑर्डिनेशन ऑफ कोर्ट, कोर्ट का अदालतों का मातहत होना। फॉर द पर्पस ऑफ दिस कोड, इस कोड का लफ्ज़ जब भी आ जाएगा ना, जिस किताब को पढ़ रहे हो और उसमें कोड का लफ्ज़ आ जाए, मैं CPC पढ़ रहा हूँ तो लफ्ज़ कोड का मतलब है CPC की किताब। मैं अगर CRPC पढ़ रहा हूँ और वहाँ पे लफ्ज़ कोड का है तो मैं क्या कहूँगा कि CRPC की किताब। तो कोड का मतलब वो मुतलका किताब होती है। फॉर द पर्पस ऑफ दिस कोड, इस CPC किताब के मकसद के तहत दी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जो ज़िली कोर्ट है, इज सबऑर्डिनेट टू हाई कोर्ट, वो हाई कोर्ट के मातहत है। एंड एवरी सिविल कोर्ट ऑफ ग्रेड इंफीरियर, और तमाम की तमाम सिविल अदालतें जो निचले दर्जे की हैं, टू दैट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उस ज़िली अदालत से। एंड एवरी कोर्ट ऑफ स्मॉल काजेस, और साथ साथ कौन सी, छोटी स्मॉल काजेस कोर्ट, वो भी इस सबऑर्डिनेट, वो सब की सब मातहत हैं टू दी हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के भी, एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के भी। तो सिंपल वर्डिंग में हाई कोर्ट के ताबे क्या है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ताबे क्या है, नीचे आने वाली तमाम अदालतें बाशमूल, शामिल करके किसको, समाल काजिज कोर्ट को। तो हाई कोर्ट के ताबे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी होती है और हाई कोर्ट के ताबे वो कोर्ट भी होती हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ताबे होती है। दादे के ताबे अपना बेटा तो है, बेटे के बेटे भी दादे के ताबे हैं। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे बस सिविल आपने जरूर देखना है कि सिविल कोर्ट होगी। तो जब लिखा सिविल कोर्ट ऑफ ग्रेड इंफीरियर, आप गलत स्टेटमेंट बनाएगा, एवरी क्रिमिनल कोर्ट ऑफ ग्रेड इंफीरियर, गलत हो जाएगा, सिविल कोर्ट का लफ्ज ठीक है। हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 4 सेविंग। सेक्शन 4 में ये कहा गया, सिंपल सी बात, इसमें दो बातें की गई। सेक्शन 4 की सब सेक्शन 1 में ये कहा गया कि CPC के आने से कोई स्पेशल
लोकल लॉ या कोई ख़ास तरह की प्रोसीडिंग या कोई ख़ास तरह की पावर जो पहले चल रही थी वो मुतासर नहीं होंगी, मगर शर्त क्या है तब कि जब सीपीसी कोई और बात कहे और स्पेशल और लोकल लॉ कुछ और बात कहे तब मुतासर नहीं होंगी। इसको उससे भी सादा लफ्ज़ों के अंदर क्या, एक मामले में सीपीसी कुछ और बात कर रहा हो, स्पेशल और लोकल लॉ कुछ और बात कर रहा हो, तो हम सीपीसी की बात नहीं मानेंगे, बल्कि किसकी बात मानेंगे, स्पेशल और लोकल लॉ की। ये बात की गई। और इसी में दूसरी बात क्या की गई, इसमें यह कहा गया कि सीपीसी के आने से पहले जो जरी ज़मीनों के मालकीन और किराएदार जो लेन देन करते थे, जो उनकी प्रोसीडिंग थी, वो इससे मुतासर नहीं हुई। तो सेविंग इन द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेसिफिक प्रोविजन, किसी खास कानून की गैर मौजूदगी में, किसी खास शक की गैर मौजूदगी में, टू दी कंट्रेरी, देखो मैंने यहाँ पे शक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया ताकि आपको सही तरीके से समझ आ जाए। टू दी कंट्रेरी जो बिल्कुल मुख्तलिफ हो, तो ये कंट्रेरी का लफ्ज़ यहाँ पे याद रखना कि सीपीसी कुछ और बात कहे और वो कुछ और बात कहें। नथिंग इन दिस कोड, इस किताब में ऐसा कुछ नहीं कहा गया, शैल बी डीम्ड, कि जिसको हम तसव्वुर करके बैठ जाएं, टू लिमिट, कि वो महदूद कर रहा है। किसको महदूद कर रहा है, स्पेशल लॉ को, लोकल लॉ को, टू लिमिट के वो महदूद कर रहा है और अदरवाइज इफेक्ट या असरअंदाजियाँ डाल रहा है एनी स्पेशल और लोकल लॉ, किसी स्पेशल या लोकल लॉ पर, इन फोर्स जो नाफिजुल वक्त हो, और एनी स्पेशल जुरिस्डिक्शन या किसी खास तरह के तरीका का जुरिस्डिक्शन पे असरअंदाजी कर रहा हो, और पावर कन्फर्ड या कोई ख़ास तरह की ताकत को, पावर को जो उसको दी गई है उसको मुतासर कर रहा हो, यानी वो मुतासर नहीं कर रहा सीपीसी किसी को भी। और एनी स्पेशल फॉर्म ऑफ प्रोसीजर, ये कोई ख़ास तरह के प्रोसीजर को मुतासर कर रहा हो, हम ऐसा नहीं समझेंगे। बाय आर अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, किसी भी नाफिजुल वक्त कानून के तहत। यानी क्या कहा गया, सीपीसी को ये ना समझ लेना भाई कि सीपीसी जब आया है वो बेचारा स्पेशल लॉ को मुतासर कर रहा है, ये समझ कर ना बैठ जाना। तो ये कहीं डीम करके नहीं बैठ जाना कि सीपीसी स्पेशल लॉ को मुतासर कर देगा, सीपीसी लोकल लॉ को, कोई ख़ास प्रोसीजर को, कोई ख़ास जो उसको पावर है उनको मुतासर करेगा। सीपीसी ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ना, वो तो बेचारा अपने मामले के लिए आया, वो जो पहले चल रहे थे वो अपने मामले में चलेंगे, मगर कब, जब सीपीसी कुछ और कहे, कंट्रेरी सीपीसी कुछ और कहे, वो कुछ और कहे, तो उनकी बात मानी जाएगी, स्पेशल लोकल लॉ की, सीपीसी की नहीं मानी जाएगी। तो लॉ एक्ट में सवाल बना के दे सकता है कि सीपीसी कुछ और बात कहता है, स्पेशल और लोकल लॉ कुछ और बात कहते हैं, तो बात किसकी मानी जाएगी, आप कहेंगे सीपीसी की बात नहीं मानी जाएगी। प्रिवेल कौन कर जाएगा, स्पेशल और लोकल लॉ। अब इसकी सबसेक्शन 2 में कहा गया, इन पार्टिकुलर एंड विदाउट प्रेजुडिस टू दी जर्नैलिटी, खास तौर पर या आम तौर के ऊपर बगैर किसी तासुब के, ऑफ दी प्रपोजिशन कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1, जो सबसेक्शन 1 में जो बात की गई। नथिंग इन दिस कोड, इस कोड में ऐसा कोई चीज़ नहीं है, इस किताब में ऐसी कोई बात नहीं है। शैल बी डीम्ड, कि हम जिसको तसव्वुर करके बैठ जाएं, टू लिमिट को वो महदूद कर रहा है, और अदरवाइज अफेक्ट, ये किसी तरीके से असरअंदाजियाँ डाल रहा है, एनी रेमेडी, किसी भी चारा जोई पर, किसी दाद रसी पर, ठीक है, किसी नतीजे पर, विच ए लैंड होल्डर, जो किसी ज़मीन को रखने वाला, और लैंड लॉर्ड या ज़मीन का मालिक, मे हैव अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, जो किसी नाफिजुल वक्त कानून के तहत काम कर रहे हों, चल रहे हों, फॉर द रिकवरी ऑफ रेंट, कि वो उस कानून के तहत किराए लेते हों, ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, किसी ज़री ज़मीन का, फ्राम द प्रोड्यूस ऑफ सच लैंड, या उस ज़मीन की कोई पैदावार का। तो उसमें यानी क्या कहा गया, सीपीसी के आने से ज़री ज़मीन के मालकीन और किराएदार पे कोई असर नहीं पड़ा, ये बात की गई। सेक्शन 5 पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ कोड टू रेवेन्यू कोड। इसमें यह कहा गया कि सीपीसी, सीधी सी बात यह कि इतनी उलझी हुई बात को मैं सीधी सी बता रहा हूँ, इसमें यह कहा गया कि अगर तो सूबाई हुकूमत, प्रोविंशनल गवर्नमेंट, तो लफ्ज़ याद रखना, प्रोविंशनल गवर्नमेंट, अगर फेडरल गवर्नमेंट लिखा है तो सवाल गलत हो जाएगा। तो क्या, अगर प्रोविंशनल गवर्नमेंट सीपीसी के किसी कानून को मॉडिफाई करके, चेंज करके, तो उसको तब्दील करके रेवेन्यू कोड पे लगा भी सकती है और रेवेन्यू कोड से हटा भी सकती है, ये बात की गई। किस, जो प्रोविंशनल गवर्नमेंट होती है, सूबाई गवर्नमेंट, सीपीसी के किसी कानून को तब्दील करके, चेंज करके, तरमीम करके, मॉडिफाई करके उसको
रेवेन्यू कोर्ट पे, माली अदालतों पर रेवेन्यू कोर्ट पे लगा भी सकती और उठा भी सकती, ये बात की गई। और यहाँ पे इसकी सब सेक्शन 2 में ये कहा गया कि रेवेन्यू कोर्ट और चीज़ है और सिविल कोर्ट और चीज़ है, इन दोनों को मिक्स ना कर बैठना, ये वाली बात की गई। तो एप्लीकेशन ऑफ द कोड टू रेवेन्यू कोर्ट, इस सीपीसी का इतलाक, सीपीसी का लागू होना रेवेन्यू कोर्ट पर। वेयर एनी रेवेन्यू कोर्ट, जहां पर भी कभी कोई रेवेन्यू कोर्ट और गवर्नमेंट जो काम कर रही हो, जेर ताबे होकर चल रही हो बाय द प्रोविजन ऑफ दिस कोड, इस सीपीसी के कानून के तहत, इन दोज मैटर, ऐसे मामलात में, ऑफ प्रोसीजर, जिसका ताल्लुक प्रोसीजर से हो, अपॉन विच एनी स्पेशल इनेक्टमेंट एप्लीकेबल, जिसमें कोई खास तरह की कोई जो शक है जो कि लागू होती है, टू देम, उन पर, इज साइलेंट, वो खामोश है। यानी सीपीसी की कोई शक अगर कोई खामोश है रेवेन्यू कोर्ट पर, दी प्रोविंशियल गवर्नमेंट, तब जो सूबाई गवर्नमेंट है, मे बाय नोटिफिकेशन, वो नोटिस देकर, इन दी ऑफिशियल गजट, अपने ऑफिशियल गजट में डिक्लेयर, वाज़े कर सकती है, दैट एनी पोर्शन ऑफ दोज प्रोविजन, कि इस सीपीसी की कोई भी ये जो कानून है, विच आर नॉट एक्सप्रेसली मेड, जिसको वाज़े तौर पर नहीं बताया गया, एप्लीकेबल, हम उसको लागू कर रहे हैं, बाय दिस कोड, इस किताब के जरिए, शैल नॉट अप्लाई टू द कोर्ट, और उस कोर्टों पे अप्लाई नहीं होता, और शैल ओनली अप्लाई टू देम, सिर्फ उन पे अप्लाई होगा, विद सच मॉडिफिकेशन, उस हद तक की तरमीम के साथ, एज द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, के जो सूबाई हुकूमत में प्रिस्क्राइब, जो सूबाई हुकूमत कह रही है। यानी क्या कहा गया, सूबाई हुकूमत किसी भी सीपीसी के कानून को तब्दील करके ऑफिशियल गजट में कह सकती है कि इसके ऊपर जो मैं तब्दील करके कानून दे रही हूँ ना, वो लागू करो, बाकी जो पिछले कानून है वो लागू ना करो, ये बात की गई। इसी के सबसेक्शन 2 में हम पढ़ते हैं, रेवेन्यू कोर्ट इन सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 1 में रेवेन्यू यानी माली अदालत का क्या मतलब है, मीन, उसका मतलब है एक कोर्ट, एक ऐसी कोर्ट हैविंग जुरिसडिक्शन, जिसको ताकत दी गई, इख्तियार दिया गया, अंडर एनी लोकल लॉ, किसी खास लोकल लॉ के जरिए से, टू इंटरटेन सूट, कि वो मुकदमात को सुने। तो देखो, इंटरटेन का मतलब क्या होता है, दिलों को लुभाना, मगर हम यहाँ पे क्या कहते हैं कि मुकदमा को सुनना, तो मैं वो वाला लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा जो उस टाइम ठीक बैठ रहा है। तो यहाँ पे इंटरटेन का मतलब है उस मुकदमे को सुनना, तो लफ्ज़ का मतलब तर्जमा जो होता है वो मुतलका हिसाब से किया जाता है, और अदर प्रोसीडिंग, या कोई दूसरी प्रोसीडिंग को। तो क्या सब सेक्शन 1 के अंदर क्या कहा गया, मीन, रेवेन्यू कोर्ट का मतलब क्या है, सब सेक्शन 1 में मीन ए कोर्ट, उसका मतलब है हैविंग जुरिसडिक्शन, जिसको अख्तियार दिया गया हो, अंडर एनी लोकल लॉ, किसी खास लोकल लॉ के जरिए से, टू इंटरटेन सूट, के वो मुकदमात को सुने, और अदर प्रोसीडिंग, ये किसी दूसरी पैरवाइयों को, रिलेटिंग टू द रेंट, जिनका ताल्लुक किरायों से हो, रेवेन्यू, माली मामलात से हो, और प्रॉफिट ऑफ लैंड, ये ज़मीन के मुनाफों से हो, यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, शर्त है कि वो ज़री मकसद के लिए इस्तेमाल होती हों, बट डज नॉट इंक्लूड ए सिविल कोर्ट, मगर इसके अंदर रेवेन्यू कोर्ट में सिविल कोर्ट नहीं आती, सिविल कोर्ट कुछ और है, रेवेन्यू कोर्ट कुछ और है। हैविंग ओरिजिनल जुरिसडिक्शन, कि जिसकी ओरिजिनल जुरिसडिक्शन अपनी है, अंडर दिस कोड, इस किताब सीपीसी के जरिए, टू ट्राई सच सूट, कि वो ऐसे मुकदमात को सुनेगी, और प्रोसीडिंग, या ऐसी पैरवाइयों को सुनेगी, एज बीइंग सूट, या ऐसे मुकदमात को, और प्रोसीडिंग, या ऐसी कार्रवाइयों को, ऑफ सिविल नेचर, जो सिविल नेचर की। इसमें क्या कहा गया, जो हमारे पास रेवेन्यू कोर्ट है वो उन मुकदमात को सुनेगी जिनका ताल्लुक ज़री ज़मीन के मुनाफों से, मालों से, लेन देन से होगा, वो मामले सारे के सारे रेवेन्यू कोर्ट सुनेगी। और वो मामले जो ज़री ज़मीन से ताल्लुक नहीं रखते, वो किसी भी नोयत के क्यों ना हो, वो कौन सुनेगी, हमारी सिविल कोर्ट सुनेगी। तो ये दोनों कोर्टों का फ़र्क कर दिया गया कि वो ज़री ज़मीनों के लिए है, ये जो है रेवेन्यू, जो सिविल कोर्ट है, वो दूसरी जदादों के लिए, दूसरे हकूकों का तयन करने के लिए, उनके लिए है। छठा हमारा सेक्शन बहुत अहम, पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन। इसमें यह कहा गया कि जब हम मुकदमा दायर करें, लफ्ज़ दोबारा देखें, जब हम मुकदमा दायर करें, तब दायर करते वक्त एक कोर्ट जिसको जितना अख्तियार दिया गया है वो उसी मालियत का मुकदमा लेगी,
अगर वो मुकदमा उसकी मालियत के दायरा इख्तियार से बढ़ जाता है तो वो कोर्ट उस मुकदमे को नहीं सुनेगी, ये बात की गई। तो देखें, मेरा एक प्लाट है और मैं उस प्लाट की मालियत है 5 लाख, और जिस कोर्ट में मैं दाखिल कर रहा हूँ उस वक्त उस कोर्ट का नाम है ए। उस ए कोर्ट को अख्तियार दिया गया कि वो 5 लाख से 7 लाख के दावों को सुन सकती है। तो मैं किस कोर्ट में दाखिल कर रहा हूँ? कोर्ट ए में। अब यहाँ पे एक बड़ी खतरनाक बात आपसे लागत में पूछेगा, वो ये कहेगा आसिफ ने एक कोर्ट ए में 5 लाख की प्लाट की मालियत का दावा दायर किया। जब दावा दायर किया था उस वक्त तो आसिफ के प्लाट की कीमत 5 लाख थी। जब दावा चल रहा था तो उस दौरान आसिफ के प्लाट की मालियत 50 लाख हो गई। अब क्या आसिफ अपने इस दावे को उठाकर इस कोर्ट से ले जाएगा? बड़ी कोर्ट में ले जाएगा, क्योंकि आसिफ का दावा तो 50 लाख का हो गया और ये कोर्ट तो 5 लाख का सुन सकती है। आप कहेंगे नहीं, हम सिर्फ तब कीमत को देखेंगे कि जब हम मुकदमा दायर कर रहे होते हो। जब दायर कर दिया तब उस प्लाट की कीमत 5 खरब भी क्यों ना हो गई, तो वो कोर्ट जिसने वो दावा 5 लाख का लिया था वही कोर्ट चलाएगी। तो हम उसको जब दौराने दावे के जो मुकदमे के दौरान अगर कोई किसी की कीमत बढ़ जाती है तो वो असरअंदाज नहीं होती। छठा है पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन, माली दायरा अख्तियार। सेव इन सो फार एज इट अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड, जहां तक सेविंग क्लास को लेकर एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड वाज़ेह तौर पर बता दिया गया, नथिंग हेयर इन कंटेंट, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। शेल ऑपरेट टू गिव, कि जो कुछ ऑपरेट करती हो देने के लिए, एनी कोर्ट जुरिस्डिक्शन के कोई इसमें ये कुछ ऐसा नहीं दिया गया किसी कोर्ट को, यानी किसी कोर्ट को कोई ऐसा दायरा इख्तियार नहीं दिया गया कोर्ट जुरिस्डिक्शन ओवरशूट के वो ऐसे मुकदमात को ओवरशूट को ले दी अमाउंट और वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर, जिसमें किसी सब्जेक्ट मैटर की जो वैल्यू हो ऑफ विच एक्सीड, जो बढ़ जाए द पेक्यूनरी लिमिट, उस कोर्ट की माली दायरा इख्तियार से, इफ एनी, अगर कोई ऐसा है, ऑफ इट्स ओरिजिनरी जुरिस्डिक्शन, जो उसकी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन से बढ़ जाए। सिंपल वर्डिंग में ये कहा गया कि हर कोर्ट का एक दायरा अख्तियार है, माली दायरा अख्तियार। वो कोर्ट अपने माली दायरा अख्तियार से बढ़कर मुकदमा नहीं सुनेगी, जितना उसका दायरा अख्तियार जो कानून ने लागू कर दिया उसी को सुनेगी। 5 लाख का मुकदमा कोर्ट सुन सकती है तो वो कोर्ट 5 लाख का ही सुनेगी, वो ये नहीं करेगी कि 10 लाख का भी सुन रही है, 20 लाख का भी सुन रही है, तो हर कोर्ट की अलग है। तो उसमें मैंने फिर आपको बता दिया सबसे खतरनाक बात क्या, कि वो ये वाला सवाल कि आसिफ ने जब दावा दायर किया था तो 5 लाख का था, दावे के दौरान प्लाट का मालियत बढ़ गई 50 लाख, तो आसिफ उसको किस कोर्ट में लेके जाएगा? आप कहेंगे उसी कोर्ट में लेके जाएगा। पहला तो ये सवाल। दूसरा आपसे ये सवाल पूछेगा कि अब ये आसिफ के ये प्लाट की कीमत बढ़ गई है, तो अब आसिफ के प्लाट की जो डिक्री जारी करेगी ये कोर्ट, इसने तो कोर्ट ने वो डिक्री जारी करनी थी कि 5 लाख के हिसाब से, अब ये जो डिक्री जारी कर रही है 50 लाख के हिसाब से। दावा दायर हुआ पड़ा 5 लाख का, प्लाट हो गया 50 लाख का, अब जो डिक्री जारी करेगी वो डिक्री कमज़ोर होगी, उस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? आप कहेंगे बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो डिक्री बिल्कुल मजबूत वही होगी जो कि असल डिग्री होती है, असल डिग्री होती है वो। इसमें सेक्शन जो हमारे पास 7 है वो हमारे पास ख़त्म कर देगी, और सेक्शन जो 8 है वो ओमिटेड है, तो ये हम इसको नहीं पढ़ेंगे। हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 9, 8 ओमिटेड है। सेक्शन 9 पढ़ रहे हैं, कोर्ट टू ट्राइस ऑल सिविल सूट अनलेस बार्ड। सिविल कोर्ट उन तमाम मुकदमात को सुनेगी जब तक कि वो बार ना कर दिए गए हों, रोक ना दिए गए हों। अब मेरी बात को गौर से सुने, जब तक कानून खुलकर यानी एक्सप्रेसली या दबे लफ्जों में यानी इम्प्लाइडली ये ना कहे कि ये वाला मुकदमा सिविल कोर्ट नहीं सुनेगी, तब तक सिविल कोर्ट को अख्तियार है कि वो हर मुकदमा सुन सकती है। इससे भी आसान लफ्जों में क्या, जिस मुकदमे को कानून रोक देगा कि सिविल कोर्ट नहीं सुनेगी, तो सिर्फ उस मुकदमे को नहीं सुनेगी, उसके अलावा दुनिया के तमाम सिविल नेचर के मुकदमे को सिविल कोर्ट सुनती है। अब लॉ गैट में आपसे ये लफ्ज कहेगा कि जो ऑफिस के मामले होते हैं, ये जो हकूक के मामले हैं,
अगर उन ऑफिस या हकूक के मामलों में ऐसा कुछ है कि उनके जड़ें कोई मजहबी रसूमात से जुड़ी हुई हैं, तो क्योंकि ये तो मामला मजहबी आ गया, अब सिविल तो ना रहा, तो क्या ये मामला सिविल है या ये मजहबी मामला? आप कहेंगे ये सिविल मामला ही है। अगर कोई ऑफिस का मामला, किसी इदारे का मामला, कोई हकूक का मामला, कोई राइट का मामला, अगर चाहे उसके अंदर मजहबी जो राइट्स हैं, रिलीजियस सेरेमनी है, रिलीजियस राइट्स हैं, वो बेशक इन्वॉल्व हों, तो वो मामला मजहबी नहीं होता, बल्कि वो मामला सिविल कोर्ट ही सुनेगी। ठीक है, ये इसमें कहा। तो सेक्शन हम 9 पढ़ते हैं, कोर्ट टू ट्राई ऑल सिविल सूट अनलेस बार्ड। सिविल कोर्ट हर तरह के मुकदमे सुनेगी जब तक कि उसको रोक ना दिया जाए। दी कोर्ट शेल, यहां पे लफ्ज शेल आएगा, लॉ एक्ट में आपसे कहेगा में, गलत है शेल का लफ्ज। दी कोर्ट शेल, कोर्ट जरूर सुनेगी। शेल सब्जेक्ट टू दी प्रोविजन हेयर इन कंटेंट, जो अब बताया जा रहा है, जुरिसडिक्शन जरूर सुनेगी टू ट्राई ऑल सूट, हर तरह के मुकदमों को, ऑफ सिविल नेचर, जिनका ताल्लुक सिविल नोयत से हो। एक्सेप्टिंग, मां सिवाय किन को? एक्सेप्टिंग सूट, मां सिवाय उन मुकदमात के, ऑफ विच देयर कॉग्निजेंस इज एदर एक्सप्रेसली, कि जिनको सुनने के लिए या तो खुलकर और इम्प्लाइडली या दबे लफ्जों में बार्ड मना कर दिया हो, मना कर दिया गया हो, तो उसको तो नहीं सुनेगी, बाकी सबको सुनेगी। यानी जिसको मना कर दिया गया उसको तो नहीं सुनेगी, उसके अलावा दुनिया के तमाम मुकदमात को सुनेगी। अब इसमें मैं आपको बड़ी अहम बात बता रहा हूं, आपके अगर बेयर एक्ट में लफ्ज नोट्स का लिखा हो और लफ्ज लिखा हो कमेंट्री का, तो वो आपके लॉ गेट का हिस्सा नहीं है। कमेंट्री का लफ्ज और नोट्स का लफ्ज आपकी लॉ गेट का हिस्सा नहीं है। हां, अगर एक्सप्लेनेशन का लफ्ज लिखा है और इलिस्ट्रेशन का लफ्ज लिखा है तो आपके लॉ गेट का हिस्सा होता है, तो आपके लॉ गेट का हिस्सा होता है। तो आप इसी 23 अक्टूबर वाले पेपर को उठाकर देख लें, 23 अक्टूबर 2022 को उठाकर देख लें, उसमें कानून शहादत में चले जाएं, उसमें क्या कहा गया? अकॉर्डिंग टू इलिस्ट्रेशन सी ऑफ आर्टिकल 29, यानी 29 आर्टिकल की इलिस्ट्रेशन सी के मुताबिक ये वाला मामला हुआ, तो उसमें इलिस्ट्रेशन आपके लॉ गेट में शामिल होती, इसको छोड़ ना देना। खासतौर पे कानून शहादत ऑर्डर की तो बिल्कुल भी ना छोड़ देना, उसकी तो बना ही वो क्या नाम है इलिस्ट्रेशन से रहा। तो उसमें क्या कहा गया? एक्सप्लेनेशन, ए सूट इन विच द राइट टू प्रॉपर्टी, ऐसा मुकदमा जिसका ताल्लुक किसी जायदाद के हक से है, राइट से है, आर टू एन ऑफिस, या उसका ताल्लुक किसी दफ्तर से है, इज कंटेस्टेड, और वो वाला मामला मुतनाजा है, उसके ऊपर रफड़ चला हुआ है, उसके ऊपर लड़ाई झगड़ा हुआ पड़ा है, इज ए सूट, वो एक ऐसा मुकदमा है ऑफ सिविल नेचर, तो ऑफिस का मामला और हकूक का मामला सिविल नेचर का है। नॉट विद स्टैंडिंग दैट सच राइट में डिपेंड इंटायरली, ये कोई वजह नहीं है कि वो मामला मुकम्मल तौर पर, यानी इंटायरली, डिपेंड इंटायरली, मुकम्मल तौर पर इन्हसार करता हो ऑन द डिसीजन ऑफ क्वेश्चन, उन सवालों के फैसलों पर, एज टू रिलीजियस राइट, जिसका ताल्लुक मजहबी राइट से हो, मजहबी राइट्स और सेरेमनी, मजहबी रस्म रिवाज से हो। तो इसमें यह कहा गया कि अगर एक ऑफिस का मामला हो, इदारे का मामला हो और किसी हकूक का मामला हो, वो सिविल नेचर का ही होता है। ये आप नहीं कहेंगे कि उसके अंदर तो कुछ ऐसे मामले हैं जिनका ताल्लुक मजहबी रसूमात से है, तो ऐसा नहीं है। बेशक मामला मुकम्मल तौर पर पूरा का पूरा, इंटायरली का लफ्ज है यहां पर, पूरा का पूरा वो मामला मजहब से क्यों ना ताल्लुक रखता हो, मगर अगर वो सिविल नेचर का है, ऑफिस से ताल्लुक रखता है, इंस्टीट्यूट से ताल्लुक रखता है और किसी राइट से ताल्लुक रखता है, तो वो सिविल नेचर का होगा। अब है हमारे पास सेक्शन 10 और सेक्शन 11, पहले इसको समझेंगे। सेक्शन 10 को कहते हैं रेस सब जूडिस, यानी स्टे ऑफ प्रोसीडिंग, और सेक्शन 11 को कहते हैं रेस जूडिकाटा। मैं बिल्कुल शॉर्ट और सिंपल आपको बता रहा हूं। सेक्शन 10 में यह कहा गया कि आसिफ का और राणा साहब का एक प्लाट है, उस प्लाट का दोनों के दरमियान झगड़ा यह है कि आसिफ कहता है कि ये इसका मालिक मैं हूं, राणा साहब कहते हैं मालिक मैं हूं। अब ये इस प्लाट के मामले को लेके आसिफ और राणे ने
कोर्ट ए में जो पाकिस्तान में है उस कोर्ट में अपना मुकदमा दायर कर दिया। ये कोर्ट कुछ देर कर रही है या कोई और इनके दरमियान में इनके जहन में आ जाता है, या कोई मशवरा दे देता है कि यार इस तरह करो, इसी मुकदमे को ये कोर्ट बहुत देर लगा देगी, आप इसी मुकदमे को दूसरी पाकिस्तान की किसी और कोर्ट में दाखिल कर दो, या यूं करो इसी ही कोर्ट में जिसमें तुमने दाखिल किया हुआ है, इसी ही कोर्ट में इसी मुकदमे को नए तरीके से दाखिल कर दो। तो जो आप दूसरा मुकदमा दायर करेंगे उसी मामले का, आसिफ का, राणे का, उसी प्लाट का, उसी मलकियत के मामले का, मलकियत की नोयत का दूसरा जो आप दावा दायर करेंगे, तो जो दूसरी कोर्ट है यानी जो सेकंड कोर्ट है वो मुकदमा ले तो लेगी मगर उसकी प्रोसीडिंग को रोक देगी, उसकी कार्रवाई को रोक देगी। सेक्शन 10 में ये कहा गया कि एक ही जैसी पार्टियां हो, मैं और राणा एक जैसी पार्टियां, एक ही जैसा सब्जेक्ट मैटर हो कि हमारा प्लाट सब्जेक्ट मैटर है, एक ही जैसा टाइटल हो, हम दोनों के दोनों उसकी मलकियत पे, ओनरशिप के ऊपर जो है लड़ झगड़ रहे हैं। अगर ये मामला पहली किसी कोर्ट में पेंडिंग चल रहा है तो दूसरी कोर्ट में अगर आपने ये दाखिल कर दिया तो दूसरी कोर्ट उसकी कार्रवाई को रोक देगी। मुकदमा ले तो लेगी, कार्रवाई को रोक देगी, कहेगी जब तक पहली कोर्ट का फैसला नहीं होगा मैं ये मुकदमा आगे नहीं सुनूंगी। इसको कहते हैं हमारे पास रेस सब जूडिस। अब इसके अंदर एक और बात आपसे लागैट में कहेगा कि अगर वो कोर्ट कोई इंग्लैंड की कोर्ट है या वो गैर मुल्की कोर्ट है, आसिफ को राणे का यही वाला प्लाट का मामला इंग्लैंड में चल रहा है और आसिफ और राणा साहब कहते हैं कि क्या नाम है, यही मामला हम क्या नाम है पाकिस्तानी कोर्ट में भी दायर कर दें, तो क्या पाकिस्तानी कोर्ट भी यूं करेगी कि इंग्लैंड की कोर्ट के फैसले का इंतजार करेगी? आप कहेंगे नहीं, पाकिस्तान के अंदर दोनों कोर्टों का होना मस्ट है। अगर दोनों कोर्टें पाकिस्तान में हैं तब जाके कार्रवाई दूसरी कोर्ट नहीं करेगी, उसको रोक देगी, कार्रवाई को रोकेगी, मुकदमा जरूर ले लेगी। अब यहां पे एक और आपसे लॉ गेट में उलझाकर सवाल पूछेगा, वो ये कहेगा कि अगर एक कोर्ट इंग्लैंड में है मगर वो कोर्ट पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट के ताबे होकर चलती है, तो क्या अब आसिफ और राणे का मुकदमा उस इंग्लैंड की कोर्ट में जो कि पाकिस्तानी फेडरल गवर्नमेंट के ताबे होकर चल रही है उसमें दायर हुआ पड़ा है, और आसिफ और राणा जो है, राणा साहब वो क्या करते हैं, वो रहीम यार खां की अदालत में भी उस मुकदमे को दायर करते हैं। तो अब क्या रहीम यार खां की अदालत इंग्लैंड वाली उस कोर्ट के फैसले के आने का इंतजार करेगी, अपनी प्रोसीडिंग को रोक देगी? आप कहेंगे जरूर रोक देगी। तो क्या पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है, चाहे वो कोर्ट पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर हो? अगर तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट की उसमें इन्वॉल्वमेंट है तो फिर पाकिस्तान की दूसरी कोर्ट, दूसरी में फिर कहना दूसरी अदालत अपनी प्रोसीडिंग को रोक देगी, पहली वाली नहीं रोकेगी। तो लॉ गेट में आपसे सेक्शन 10 में कौन कौन से सवाल पूछेगा? पहला सवाल यह पूछेगा कि जो एक कोर्ट में मुकदमा पेंडिंग है तो दूसरी कोर्ट उसको लेगी ही नहीं? आप कहेंगे नहीं, ले लेगी। दूसरा सवाल आपको उलझा के पूछेगा, वो उस मुकदमे को जब ले लेगी तो पहली वाली जो कोर्ट है वो अपनी कार्रवाई को बंद कर देगी और दूसरी वाली कोर्ट जो है वो अपनी कार्रवाई को जारी कर देगी। आपको गलत, पहली वाली कोर्ट का कार्रवाई चलती रहेगी, दूसरी वाली कोर्ट अपनी कार्रवाई को रोक देगी, सिर्फ प्रोसीडिंग को रोकेगी। तीसरा सवाल कि अगर कोर्ट पाकिस्तान से बाहर है और पाकिस्तान की गवर्नमेंट की उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो फिर पाकिस्तानी जो कोर्ट है वो बाहर की कोर्ट के मुकदमे के फैसले का इंतजार नहीं करेगी, क्योंकि वो इंग्लैंड की कोर्ट है, पाकिस्तान को से कोई लेना देना नहीं। हां, सबसे खतरनाक सवाल इसके अंदर ये कि कोर्ट इंग्लैंड में है मगर वो पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड है, ये उसके तहत काम करती है, तब क्या पाकिस्तानी कोर्ट अब अपनी प्रोसीडिंग को रोकेगी? आप कहेंगे हां। अगर तो कोई कोर्ट पाकिस्तान से बाहर ही क्यों ना हो, अगर पाकिस्तानी हुकूमत की उसमें कोई ना कोई मुदाखलत है तो फिर पाकिस्तानी जो दूसरी कोर्ट है वो अपनी प्रोसीडिंग को रोक देगी। एक और सवाल इसमें आपसे बना के पूछ सकता है कि अगर पहली वाली कोर्ट जिसमें मुकदमा चल रहा है वो अनकम्पिटेंट है, इनकम्पिटेंट है, वो अख्तियार नहीं रखती, तो क्या दूसरी कोर्ट अब पहली कोर्ट के फैसले के लिए इंतजार में बैठ जाएगी? आप कहेंगे अब नहीं बैठेगी,
क्यों? पहली कोर्ट है ही इनकम्पिटेंट, वो अख्तियार ही नहीं रखती, तो दूसरी कोर्ट अब इंतजार नहीं करेगी, अपनी कार्रवाई को जारी कर देगी। अब है हमारे पास सेक्शन, मैं इसकी रीडिंग अभी करता हूं, सेक्शन 11। सेक्शन 11 के अंदर ये बात की गई, इसमें कहा गया कि जो हमारे पास यही वाला मामला, पहले सेक्शन 10 में ये फर्क है कि सेम पार्टी सेम सब्जेक्ट मैटर, सेम पार्टी आसिफ और राणा, सेम सब्जेक्ट मैटर उनका प्लाट और सेम टाइटल उनके मलकियत का मामला। 10 में क्या है, अगर पहली कोर्ट के अंदर पेंडिंग है तो दूसरी कोर्ट उसके पैरवाई को रोक देगी। 11 में क्या है, सेम यही बात, वही सेम पार्टी आसिफ और राणा, वही सब्जेक्ट मैटर हमारे पास क्या, हमारा प्लाट, वही टाइटल कि हमारा मलकियत का मामला। अगर पहली किसी पाकिस्तानी कंपीटेंट, लफ्ज है कंपीटेंट, कोर्ट ने उसका फैसला कर दिया हो तो पाकिस्तान की दूसरी कोर्ट उस मुकदमे को लेगी ही नहीं, ठीक है, लेगी नहीं, प्रोसीडिंग नहीं रोकेगी, बल्कि लेगी नहीं कि भाई ये फैसला हो चुका है। जब एक अदालत ने उसका फैसला कर दिया है तो तुम उस फैसले की इज्जत करो। अगर तुम ये नहीं करोगे तो ये मुकदमेबाजी तो चलती रहेगी। मैं इस कोर्ट का फैसला ना मानूं, नई कोर्ट में चला गया, उसका फैसला ना मानूं, फिर नई कोर्ट में चला गया, उसका फैसला ना मानूं, फिर नई कोर्ट में चला गया, तो ये मुकदमेबाजी खत्म नहीं होगी, जिंदगियां खत्म हो जाएंगी, मुकदमेबाजी खत्म नहीं होगी। तो इसलिए पाकिस्तानी जो कोर्ट्स हैं उनको क्या कहा गया कि वो अपने मुकदमा, पाकिस्तानी क्या बल्कि तमाम कोर्ट जो इसके अंदर ये कानून अप्लाई होता है कि वो कोर्ट क्या करे, अपनी उस मुकदमे को लेंगी ही नहीं। तो ठीक है, 10 और 11 में क्या फर्क है, 10 वाला अगर एक ही जैसा मामला एक ही पार्टी के दरमियान है, पहली कोर्ट में पेंडिंग पड़ा है, दूसरी कोर्ट 10 सेक्शन 10 में रेस्ट सब जुडिस में उस मुकदमे को ले तो लेगी मगर उसकी प्रोसीडिंग को रोक देगी। 11 के अंदर लेगी नहीं। कब नहीं लेगी, अगर फैसला डिसाइड हो चुका हो, ठीक है। 11 में डिसाइडेड फैसला लफ्ज कभी ना भूल जाना, डिसाइड का लफ्ज जरूर देखना। अगर डिसाइड है तो सेक्शन 11 है, अगर लफ्ज डिसाइड नहीं, सेक्शन 11 का वजूद ही नहीं, ठीक है। और फिर दोनों के अंदर वही बात, अगर पिछली कोर्ट इनकम्पिटेंट है तब दूसरी कोर्ट उस मुकदमे को तमाम तरीके से कार्रवाइयां शुरू कर देगी, उसको ले लेगी, ये वाली बात है। अब हम देखते हैं सेक्शन 10, स्टे ऑफ सूट। सूट का जो है वो स्टे हो जाना। नो कोर्ट शेल प्रोसीड, कोई भी जो कोर्ट है वो अपनी कार्रवाई को आगे जारी नहीं रखेगी विद द ट्रायल ऑफ एनी सूट, किसी भी मुकदमे के ट्रायल को लेकर, इन सच द मैटर इन इशू, कोई ऐसा मामला जो उनके दरमियान झगड़े का चल रहा हो, इज आल्सो डायरेक्टली, या तो वो डायरेक्ट तौर के ऊपर, आर सब्सटेंशियली या खास तौर के ऊपर, इन इशू जो झगड़े का मामला बना हुआ है, इन दी प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट, कि अगर वो मामला किसी पहली अदालत के अंदर इंस्टीट्यूट हुआ है, किसी पिछली कोर्ट में वो मामला दाखिल हुआ पड़ा है, बिटवीन दी सेम पार्टियां, एक जैसी पार्टियां हो आसिफ और राणा, आर बिटवीन दी पार्टी अंडर होम दे आर, या आसिफ और राणा के कोई नुमाइंदे, आर एनी ऑफ देम क्लेम, या आसिफ और राणा साहब के कोई ऐसे बंदे जो उनके तहत कोई क्लेम कर रहे हो, लेटिगेटिंग जो मुकदमेबाजी कर रहे हो, अंडर द सेम टाइटल, उसी एक टाइटल को लेके, क्या कि आसिफ का प्लाट है या राणा साहब का प्लाट है, वेयर सच सूट इज पेंडिंग, कि ऐसा मुकदमा अगर पिछली अदालत में पेंडिंग पड़ा हुआ है, इन द सेम, या तो उसी अदालत में, और एनी अदर कोर्ट, या किसी दूसरी अदालत में, इन पाकिस्तान, पाकिस्तान का लफ्ज ना भूलना कि पाकिस्तान में, हैविंग जुरिसडिक्शन, और पहली वाली कोर्ट को अख्तियार है टू ग्रांट रिलीफ, कि वो उनको रिलीफ दे सकती है, उनका फैसला कर सकती है, आर इन एनी कोर्ट बियॉन्ड द लिमिट ऑफ पाकिस्तान, या कोई ऐसी कोर्ट जो पाकिस्तान से बाहर तो है, ठीक है। इस्टेब्लिश्ड, उसको कायम किया गया है, और कॉन्टिन्यूड, ये वो जारी रखे हुए अपनी कार्रवाइयों को, बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, यहां पे एक और लफ्ज याद रखना, अगर तो वो कहेगा फेडरल गवर्नमेंट तो नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको रिकॉग्नाइज किया हो तब ठीक है, तो सेंट्रल या फेडरल ठीक है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का लफ्ज आ जाएगा तो वो गलत है। एंड हैविंग लाइक जुरिसडिक्शन, और उसको उसी तरह का अख्तियार होगा, आर बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, और ये वाला मामला सुप्रीम कोर्ट पे भी लागू होगा। तो यानी क्या कहा गया, अगर एक मामला एक ही जैसी नोयत को लेकर एक कोर्ट में पेंडिंग पड़ा तो दूसरी कोर्ट उसका मामला ले तो लेगी मगर उसकी प्रोसीडिंग को रोक देगी। अगर वो कोर्ट पाकिस्तान में है या पाकिस्तान से बाहर तो है,
मगर पाकिस्तान के कानून के तहत काम कर रही हो, फेडरल गवर्नमेंट के तहत काम कर रही हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत काम कर रही हो, तब वो रोक देगी। एक्सप्लेनेशन, डिपेंडेंसी ऑफ द सूट इन ए फॉरेन कोर्ट, जो बाहर मुल्क की जो अदालत है उसके अंदर जो सूट पेंडिंग पड़ा हुआ है, चल रहा है, डज नॉट प्रिक्लूड द कोर्ट इन पाकिस्तान, वो पाकिस्तानी कोर्टों को नहीं रोकेगा फ्रॉम ट्राइंग ए सूट, के वो मुकदमे को ना सुने, फाउंडेड ऑन द सेम काज ऑफ एक्शन, के जिसकी बुनियाद क्या है, एक जैसी हो। यानी अगर इंग्लैंड की कोई कोर्ट है और पाकिस्तानी कानून की उसमें कोई मुदाखलत नहीं है, तो पाकिस्तानी कोर्ट उस मुकदमे को सुन लेगी। तो आपसे लॉ गेट में सवाल बना के दे सकता है कि इंग्लैंड की कोर्ट में मुकदमा दायर है और वही मुकदमा पाकिस्तान में दायर कर दिया जाता है और इंग्लैंड की कोर्ट का पाकिस्तानी कोर्ट से कोई ताल्लुक नहीं है, तो क्या पाकिस्तानी कोर्ट जो है मुकदमे को स्टे ऑर्डर दे देगी? आप कहेंगे नहीं, वो अपना मुकदमा चलाएगी। अब हम देखते हैं रेस जुडिकाटा, सेक्शन 11, नो कोर्ट शेल ट्राई ए सूट, यहां पे लफ्ज ट्राई नहीं करेगी, लेगी नहीं। नो कोर्ट शेल ट्राई एनी सूट, कोई भी कोर्ट उस मुकदमे को कबूल ही नहीं करेगी, और इशू या किसी मामले को, इन विच द मैटर डायरेक्टली, या वो मैटर डायरेक्टली तौर पर, और सब्सटेंशियली इन इशू, या कोई खास तौर के ऊपर, हैज बीन डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली, डायरेक्टली या खास तौर पर, इन इशू इन द फॉर्मर सूट, पिछले किसी मुकदमे में हुआ हो, बिटवीन द सेम पार्टी, वही एक जैसी पार्टियां हो, और बिटवीन द पार्टी अंडर द होम, या उनके कोई नुमाइंदों के जरिए से, और एनी ऑफ देम क्लेम, या उनके जरिए कोई क्लेम कर रहे हो, लिटिगेटिंग, मुकदमेबाजियां कर रहे हो, अंडर द सेम टाइटल, उनका एक जैसा टाइटल हो। जैसे कि क्या टाइटल था हमारा, मेरा और राणा साहब का क्या टाइटल था कि मैं कहता हूं ओनरशिप मेरी है, वो कहते हैं उनकी है। इन द कोर्ट कंपिटेंट टू ट्राई सच सब्सिक्वेंट सूट, तो वो कोर्ट कि जिसने मुकदमे को बाद में लिया है, ठीक है, यानी जो पहले वाली कोर्ट थी वो कंपिटेंट थी, अब जो बाद वाली कोर्ट है वो उस मुकदमे को नहीं लेगी। आर दी सूट इन विच सच इशू हैज बीन सब्सिक्वेंटली राइज्ड, या बाद वाली कोर्ट में वो क्वेश्चन राइज किया गया हो, एंड हैज बीन हेयर्ड, या सुन लिया हो, एंड फाइनली डिसाइडेड, डिसाइडेड का लफ्ज नहीं भूलना, कि वो डिसाइडेड कर दिया गया हो, तब क्या होगा, बाय सच कोर्ट, उस कोर्ट के जरिए से। तो उसमें क्या कहा गया, अगर एक जैसी पार्टियां थी या उनकी पार्टियों के नुमाइंदे थे और वो मामला पिछली कोर्ट ने डिसाइड कर दिया हो, तो ये वाली कोर्ट उसको नहीं सुनेगी। अब जो आगे एक्सप्लेनेशन है ना, ये आप इसको खुद पढ़ लेना क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं इस एक्सप्लेनेशन में आपको सिर्फ बता देता हूं कि पहली एक्सप्लेनेशन में ये लफ्ज कहा गया कि लफ्ज जो फार्मर है उसका मतलब ये है कि वो मुकदमा, हम ये नहीं कहेंगे कि फार्मर का मतलब ये कि जो मुकदमे का फैसला पहले हो गया हो, चाहे वो मुकदमा बाद में दाखिल किया गया हो। तो फार्मर सूट का मतलब इसमें क्या कहा गया, वो मुकदमा जिसका पहले फैसला कर दिया गया हो, वो मुकदमे का फैसला लागू हो जाएगा। जो बाद वाला मुकदमा है उसका लागू नहीं होगा। हम ये नहीं कहेंगे कि बाद वाला मुकदमा तो जो था, जो जिसका फैसला पहले हुआ है, वो मुकदमा तो लेट दाखिल हुआ था, और जो बाद वाला मुकदमा है वो अभी चल रहा है। यानी सिंपल वर्डिंग में ये कि मैंने और राणा साहब ने एक मुकदमा दायर किया, मुकदमा ए हमने दायर किया 2011 में, मुकदमा बी हम दायर करते 2013 में, मगर मुकदमा बी का फैसला पहले आ जाता है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि हाँ जो पहले वाला मुकदमा तो वो चल रहा था तो पहला वो मुकदमा कहलाएगा, नहीं, जिस मुकदमे का फैसला पहले आ गया वो मुकदमा मानना जाएगा। बस जिस मुकदमे का फैसला पहले आ गया, चाहे वो मुकदमा पहले दायर किया था या बाद में दायर किया था, वो मुकदमा पहला माना जाएगा। एक्सप्लेनेशन 1 में ये कहा गया। और एक्सप्लेनेशन 2 में ये कहा गया कि कोर्ट की कंपिटेंसी देखने के लिए ये जरूरी नहीं है कि वो कोर्ट अपील भी सुनती हो। तो हम ये नहीं देखेंगे, हम जब कहते हैं ना कोर्ट कंपिटेंट है, तो उसका मतलब ये नहीं हम कहेंगे कि वो अपील सुन सकती है या नहीं। अपील को तो हम उठाएंगे नहीं, बस कोर्ट मुकदमा अगर सुन सकती है, रिलीफ दे सकती है, तो वो कंपिटेंट है, अपील सुने या ना सुने। एक्सप्लेनेशन 3 में कहा गया पार्टियों का मतलब ये है कि एक बंदा इल्जाम लगाए, दूसरा ये तो कबूल कर ले या उसको रिजेक्ट कर दे, वो पार्टियां। 3, 4, 5 इनमें इन सब के अंदर ये कहा गया कि ये देखो, इनमें ये कहा गया कि जो कोई आपने कोई सवाल पहले उठाना था किसी कोर्ट में और आपने नहीं उठाया, तो अब जो मुकदमे का फैसला हो गया
तो आप ये नहीं कहते फिरेंगे कि मैंने ये सवाल नहीं उठाया था, वो सवाल तसव्वुर कर लिया जाएगा कि आपने उठा लिया था, पहली बात। दूसरा ये कि आपने एक सवाल उठाया पिछली कोर्ट में और उसने फैसला दे दिया और आपके उस सवाल के बारे में ना हाँ कहा ना कहा, तो आप ये समझेंगे कि कोर्ट ने उस फैसले को इनकार कर दिया। तो देखें, अगर आपने कोर्ट के अंदर फैसला दायर किया और उस कोर्ट ने उस मामले के ऊपर ना हाँ की ना की, उसके बारे में कोई बात ही नहीं की, तो आप ये तसव्वुर कर लेंगे कि वो फैसला कोर्ट ने कबूल ही नहीं किया, उस कोर्ट ने उस फैसले को रिजेक्ट कर दिया। अब हम सेक्शन पढ़ रहे हैं 12। सेक्शन 12 पढ़ रहे हैं कि बार टू फर्दर सूट। इसमें यह कहा गया, अगर कोई कोर्ट के अंदर आपने मुकदमा दायर किया और उसने कोई डिक्री जारी कर दी और वो आप ये कहते हैं, आप ये कोई उस कोर्ट के ऊपर एतराज करते हैं कि इस कोर्ट को अख्तियार नहीं था, या आप ये एतराज करते हैं कि मुझसे फ्रॉड हुआ या मुझसे गलत बयानी हुई या मुझसे क्या नाम है धोखाधड़ी हुई, तो अब आप ये वाले जो सवालात, ये उज़र, ये इल्ज़ामात जो लगाएंगे, इसके लिए कोई नया मुकदमा नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, उसी कोर्ट के अंदर दरखास्त दे देंगे। तो क्या उसी कोर्ट में दरखास्त दे देंगे कि हमें इस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के ऊपर एतराज़ है, या हमें इस डिक्री पे एतराज़ है कि ये फ्रॉड के जरिए हुई, मिस रिप्रेजेंटेशन के जरिए हुई, या कोई इल्लीगल वजह थी, तो उस कोर्ट के अंदर ही जिसमें मुकदमा चल रहा था उसी के अंदर दरखास्त देंगे, नया मुकदमा नहीं करेंगे। तो लॉ एक्ट में क्या कहेगा कि एक कोर्ट के ऊपर आपको एतराज़ है कि वो उसको जुरिस्डिक्शन नहीं है, या आपको एतराज़ है कि वो कोर्ट जो है वो कम्पिटेंट नहीं है और वो फ्रॉड के जरिए कोई मुकदमा डिक्री हासिल की गई, मिस रिप्रेजेंटेशन के जरिए हासिल की गई, तो आप नया सूट दाखिल करेंगे। आप कहेंगे नहीं, बल्कि उसी कोर्ट में एप्लीकेशन मूव कर देंगे 12(2) की। तो बार टू फर्दर सूट, दूसरे सूटों के ऊपर बार हो जाना। वेयर ए प्लेंटिफ इज प्रीकुलेड, एक जो प्लेंटिफ है उसको निकाल दिया है बाय रूल फ्रॉम द इंस्टीट्यूटिंग ए फर्दर सूट, के वो दूसरा मुकदमा दायर नहीं करेगा इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पार्टिकुलर काज ऑफ एक्शन, कि अगर उसका काज ऑफ एक्शन एक जैसा हो, एक खास तरह का काज ऑफ एक्शन हो, ही शैल नॉट बी इंटाइटल्ड टू इंस्टीट्यूट ए सूट, उसको कोई इख्तियार नहीं है कि वो एक सूट को दाखिल करें इन रिस्पेक्ट ऑफ सच काज ऑफ एक्शन, उसी काज ऑफ एक्शन पर, इन एनी कोर्ट टू विच दिस कोड अप्लाई, उस कोर्ट में जिस पे ये अप्लाई होता। यानी इसमें एक पहली वाले में ये बात की गई, अगर मेरा एक ही जैसा मामला है, वही वाले उससे रिलेटेड है, कि अगर एक ही जैसा काज ऑफ एक्शन है तो मैं उसी काज ऑफ एक्शन को लेकर दोबारा दावा दायर नहीं करूंगा। एक ही जैसा काज ऑफ एक्शन है तो मैं दोबारा दावा दायर नहीं करूंगा। 12(2) में क्या कहा गया, वेयर ए पर्सन चैलेंज, अगर कोई पर्सन चैलेंज करता है द वैलिडिटी ऑफ ए जजमेंट, किसी जजमेंट की वैलिडिटी को, उसकी कि यानी वो जजमेंट ठीक नहीं है, डिक्री को या ऑर्डर को, ऑन द प्ली ऑफ फ्रॉड, किस उज़र की बुनियाद पर, फ्रॉड की बुनियाद पर, रिप्रेजेंटेशन की बुनियाद पर, और वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन, या कोर्ट को जुरिस्डिक्शन नहीं है, ही शैल सीक हिज रेमेडी, वो अपनी चाराजोई कैसे करे, अपना इंसाफ कैसे हासिल करे, बाय मेकिंग एन एप्लीकेशन, तो वो क्या करे, एक दरखास्त दे, टू द कोर्ट, उस कोर्ट को, विच पास द फाइनल जजमेंट, जिसने वो फाइनल जजमेंट पास की थी या डिक्री पास की थी या ऑर्डर पास किया था, एंड नॉट बाय ए सेपरेट सूट, और उसको नहीं कि इसने सेपरेट सूट कोई नया मुकदमा दाखिल कर दे। तो 12(2) के अंदर आपसे लॉ एक्ट में पूछेगा, अगर एक काज ऑफ एक्शन, एक कोर्ट के अंदर एक मुकदमे का काज ऑफ एक्शन के ऊपर कोई सूट दाखिल किया गया, तो उसी काज ऑफ एक्शन के ऊपर दूसरा मुकदमा दाखिल कर सकता है, फ्रेश सूट कर सकता है, तो आप कहेंगे नहीं। अगर आसिफ ने एक काज ऑफ एक्शन के ऊपर कोई मुकदमा दायर किया तो दूसरा मुकदमा दायर नहीं करेगा। दूसरा आपसे पूछेगा कि क्या अगर कोई फ्रॉड के जरिए आपको कोई उज़र हो, आपको कोई एतराज़ हो कि फ्रॉड के जरिए डिक्री हासिल की गई या इस कोर्ट को अख्तियार नहीं था, तो अब आप क्या करेंगे, नया मुकदमा दायर करेंगे? आप कहेंगे नहीं, बल्कि उसी कोर्ट में एप्लीकेशन देंगे 12(2) की कि मेरा मुकदमा फ्रॉड की बुनियाद पर हासिल किया गया। तो ये वाली बात थी। यहाँ तक हमने किया, हमारे में दुआ करना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सल्लम। अल्लाह हाफिज़।